हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 4 उत्तर वैदिक काल का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आया था। महिलाओं का राज्य दरबार में जाना बाध्य था, मतलब अब महिलाएं राज्य दरबार के कार्य में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है। मैत्रेयायनी संहिता में महिलाओं की तुलना मदिरा और पासा से की गई है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच विवाद का भी वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के समान पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। महिलाएं विधवा विवाह कर सकती थी। महिलाओं को नियोग का भी अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा पाने का भी अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में नियोग का मतलब होता है कि अगर किसी स्त्री का पति किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है तो वह अपने जीवन के सहारे के लिए बिना किसी से विवाह किए किसी के बच्चे को जन्म दे सकती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग महाभारत में भी देख सकते थे। महाभारत में पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही नियोग विधि द्वारा जन्म लिए थे। पांडु की जो पत्नी थी कुंती, उसने भी नियोग विधि द्वारा 3 बच्चों को जन्म दिया था, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी नियोग विधि द्वारा ही नकुल और सहदेव को जन्म दी थी। उत्तर वैदिक काल में हम लोग 3 प्रकार के ऋण के बारे में पढ़े हैं। ऋण मतलब कर्ज, जिसमें पहला है पितृ ऋण, जिसको वंश को आगे बढ़ाकर इस ऋण से छुटकारा पाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण। इस ऋण को शिक्षा बांटकर चुकाया जा सकता है। तीसरा है देव ऋण। देव ऋण को यज्ञ करके चुकाया जा सकता है। उसी प्रकार हम 16 संस्कार के बारे में पढ़े थे उत्तर वैदिक काल में, जिसमें पहला होता है गर्भाधारण संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर चूड़ामन संस्कार जिसको मुंडन संस्कार भी बोलते हैं, विद्याधर्म संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार, उसी प्रकार वेदारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम होता है अंतिम संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। तो ठीक है गाइज, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।